कर्नाटका के बाद कितनी नोट पेजेस हैं, प्लीज कोई बता दो भाई कृति को। फेयर एनफ। सो हमें कहाँ से नोट मेकिंग करनी है आप लोग बता दें, तो उसके बाद से मैं आगे की आप लोग की नोट मेकिंग कराऊं। आई गेस मुझे 84 याद आ रहा था, अच्छा 80 हो गया है, ठीक है। देन वी हैव टू लाइक डू अ लॉट, काफी कुछ करना है। वैसे 80 के बाद 81 82 में एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक बिग नोट मेकिंग, ठीक है। 80 में हम लोगों ने क्या लिख लिया था लास्ट, व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट वी रोट, आत्मेंद्र तक करवाया है, ओके लेट मी सी, ठीक है आत्मेंद्र, फेयर एनफ, ठीक है। 81 में देयर इज नो स्पेसिफिक नोट मेकिंग एज सच, ठीक। सिर्फ एक रेफरेंशियल केस है, सिर्फ एक रेफरेंशियल केस है, दैट इज आर वर्सेस डडली स्टीफंस का, आर वर्सेस डडली एंड स्टीफंस, दैट इज जस्ट अ रेफरेंशियल केस दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट, आर वर्सेस डडली एंड स्टीफंस, ठीक। क्या केस है, फैक्ट्स आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत आप लोग को है नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड एक छोटी सी नोट मेकिंग जो है उसको लिख लें, दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट दिस डाउन। फॉर आर वर्सेस डडली एंड स्टीफंस, आज नोट मेकिंग है तो रिग्रेस होने वाली है, तो लिखते चलो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। इट वाज हेल्ड दैट, हाँ बेटा कॉपी ले लो जल्दी, आर वर्सेस डडली स्टीफंस, इट वाज हेल्ड दैट upon the facts of the case, it was held that upon the facts of the case, facts के बिना पे या तथ्यों के बिना पे, upon the facts of the case, that there was no proof, मैं किसी भी लाइन को दो बार रीड करूंगा, उसके बाद आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है, that there was no proof of any such necessity। योगेश हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो मैं पीडीएफ सप्लाई कर रहा हूँ, सो पीडीएफ दैट्स एग्जॉस्टिव, मतलब काफी एग्जॉस्टिव पीडीएफ आप लोग को मिल ही रही है। अभी आई गेस मैंने 52 के बाद से नहीं दी हुई है, बट उसमें वर्क चल रहा है, वो एक बार कंसोलिडेट हो जाए तो आपको मिल जाएगी, कल परसों तक मिल जाएगी, डोंट वरी। मिलनी इसी हफ्ते चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस थोड़ा सा काम टल गया, वो आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। सो राइट दिस डाउन, देयर वाज नो प्रूफ ऑफ एनी सच नेसेसिटी as could justify the offenders in killing the boy and they were held to be guilty, हाँ दिव्या, क्योंकि पीडीएफ में मैं ज्यादा केसेस देता हूँ, पीडीएफ में भी जो केसेस आप लोगों को मिलते हैं ना, आपको जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं केसेस लिख पा रहा हूँ वो पीडीएफ में भी सेम ही केसेस मिले। पीडीएफ अगर आप लोग खोल के देखेंगे, अगर इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अगर एक मान लीजिए केस यहाँ लिख पा रहा हूँ, तो मिनिमम 2 से 3 केस मैं हिंदी के देता हूँ, ठीक। लैंडमार्क जजमेंट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे जजमेंट्स होते हैं जो लैंडमार्क नहीं भी होते हैं, फिर भी मैं उसको कमेंट्री में इंक्लूड करता हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कि हर बार मैं हर केस का आई वुड से ट्रांसलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा केस आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिसकी रेशियो आपके काम की, ठीक। तो व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ द नोट्स दैट आई एम डिक्टेटिंग, मेरे नोट्स का ट्रांसलेशन नहीं है वो, इट इज अ सेल्फ कंसोलिडेशन इन इटसेल्फ, बट वो एग्जॉस्टिव है, मतलब उसके बियॉन्ड आपको कोई किताब, कोई कॉपी, कोई नोट्स कुछ भी देखने की जरूरत है। सेम एज फॉर इंग्लिश मीडियम के साथ एक चीज ये हो जाती है कि इनकी कमेंट्री बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल होती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप नोट मेकिंग अभी कर लोगे तो आपको कमेंट्री रेफर करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए ले लेता हूँ, कुछ थोड़े केसेस में ज्यादा लिखवा देता हूँ या थोड़े केसेस में ज्यादा पीडीएफ में डालता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए उस चीज को पढ़ना, ठीक। वो आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कुछ इक्का दुक्का केसेस होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं मिलता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, उससे आपको कोई नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक, मेरी जिम्मेदारी। चलिए, सो दे वर हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर, आगे लिख ले, स्टार बना करके इसी के नीचे एक नोट मेकिंग है, लिख ले, द लॉ 81 में लिख रहे हैं, द लॉ recognizes a defense of necessity whether arising from wrongful threats of violence,
wrongful threats of violence to another, wrongful threats of violence to another, or from objective dangers, or from objective dangers conveniently called as duress of circumstances. फर्दर इस लाइन का मीनिंग पहले समझा देता हूं जिनको नहीं समझ में आया। इसका मतलब यह है कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि नेसेसिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपको डेंजर में होना है। अब ऑब्जेक्टिव डेंजर का मतलब यह है कि एक तरह की आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो कि आपको यह स्टेप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ स्टेप दैट यू हैव टू टेक, यू कैन नॉट अवॉइड इट, ठीक। आप एक डेंजर में तो हो ही, आप ऐसी परिस्थिति में हो, आप पे इतना प्रेशर आ चुका है कि आपको एक हार्म तो कॉज करना ही पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपके सामने, आप मान लीजिए कि हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक, हाईवे पे चल रहे हैं और हाईवे पे चलते हुए आपके सामने एक तरफ से मान लीजिए भैंस आ जाती है, सामने से भैंस आ जाती है। अब आप दो चीजें कर सकते हैं, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो भी आप भैंस को उड़ा देंगे, अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक सरकारी पोल है, खंबा है, या फिर एक जो हम लोग देखते हैं ना ग्रीन कलर के बोर्ड्स लगे होते हैं जिन पे डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि मेरठ यहाँ से 50 किलोमीटर है, या क्या दिल्ली यहाँ से 5000 किलोमीटर है, वो है। अब या तो आप वो बोर्ड उड़ा दोगे या फिर आप ये गाय उड़ा दोगे, बचने का आपके पास चांस है, ठीक। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डेंजर में तो हो, आप या तो इसको उड़ाओगे या फिर इसको उड़ाओगे। तो लॉ इतनी चीज को रिकॉग्नाइज करता है, लॉ कंसिडर करता है कि भाई अगर आप नेसेसिटी में हो तो आप एक ना एक को तो नुकसान पहुंचाओगे। आपसे बस इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रोपोर्शनेटली इतना अंदाजा लगा लो कि किसको हार्म अगर हुआ तो वो हार्म कम होगा। दैट्स द पॉइंट, ठीक। आगे लिख ले। फर्दर द डिफेंस इज ओनली अवेलेबल, इसी में लिखे, फर्दर द डिफेंस इज ओनली अवेलेबल, द डिफेंस इज ओनली अवेलेबल if the accused can be said, राइटिंग स्पीड बढ़ाइएगा, मैं दो बार से ज्यादा कोई लाइन रिपीट नहीं करूंगा। to be acting reasonably and proportionately to avoid the threat of death or serious injury, to avoid the threat of death or serious injury। अब मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जहां पे वो खुद ही टकरा जाए और उसकी कोई गलती नहीं है। भाई हर बार जरूरी नहीं कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को हार्म से बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को हार्म कॉज करो, आप भी तो हार्म में पड़ सकते हो। यस, तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति हाईवे पे गाड़ी चला रहा है। अब हाईवे पे रेगुलर नॉर्मली स्पीड कितनी होती है? 80-90 किलोमीटर तो लोग नॉर्मली चलते हैं, नॉर्मल स्पीड है 80-90 किलोमीटर, बिकॉज इट इज अ हाईवे। यस, अच्छा, अब अगर कोई व्यक्ति 80-90 की स्पीड से जा रहा है, नॉर्मल रीजनेबल स्पीड से जा रहा है, अचानक से अगर सामने कोई गाड़ी आ जाए या अचानक से साइड से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करे हाईवे पे, ऐसा होता है कई बार हाईवे पे अलग से अगर कहीं पे ओपनिंग होती है तो लोग साइड से इस रूट की जगह दूसरे रूट, मतलब ऐसे जा रहा है वो इस वाली लेन में आने के लिए लोग बीच का रास्ता कभी कभी अपना लेते हैं, ठीक। तो अब अगर ऐसा होता है, आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हो तो खुद को भी तो आप ऐसे कंडीशन में आ जाओगे ना कि आप ही यहाँ पे ठोक सकते हो, और नहीं तो ये लोग हैं इनको इंजरी हो जाएगी। तो अब ऐसे में आप रीजनेबली क्या एंगल ले सकते हो, ये चीज भी देखा जाएगा, ठीक। ये पॉइंट है। चलो अब आगे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 82 में अपनी खुद की हम कहते हैं कि इसमें यहाँ पे नोट मेकिंग नहीं है, ठीक। 82 हो गया या 83 भी हो गया, अपनी स्पेसिफिक नोट मेकिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक रेफरेंशियल केस जरूर है सेक्शन 83 में। आप इसको सिर्फ नाम लिख लो रेफरेंशियली, द उल्ला महापात्रा केस, उल्ला महापात्रा केस। 82 में नहीं है, उल्ला महापात्रा केस। इसके आगे लिख लेना, I will cut you into pieces, I will cut you into pieces। इससे आपको याद रहेगा एक 10 साल का बच्चा था जिसने कहा कि भाई मैं तुम्हें चाकू से काट डालूंगा, और उसने अल्टीमेटली यही किया, चाकू से सामने वाले व्यक्ति के पीसेस कर दिए, ठीक।
ये उल्ला महापात्रा केस था। अब यहाँ पे उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी थी, इसीलिए उस व्यक्ति को बेनिफिट नहीं दिया गया था डोली इन केपेक्स का, उसको डोली केपेक्स माना गया। दिस वाज द केस। ठीक, आगे लिख लें। नेक्स्ट एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द केस ऑफ मुसम्मत एमोना। द केस ऑफ मुसम्मत एमोना। हाँ 83 में ही है, दो केसेस हैं, एक उल्ला महापात्रा है और एक मुसम्मत एमोना केस है। ठीक, यस वही वाला। तो लिख लें मुसम्मत एमोना के लिए एक ही लाइन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस, अनिरुद्ध वही लिख रहे हैं बेटा, वही पॉइंट। द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस may disclose, the circumstances of a case may disclose such a degree of malice as to justify the maxim malitia supplet optatum. Malitia supplet optatum. Full stop. Which मतलब इसके आगे लिख लो, which means malice supplies the age. Malice supplies the age. भाई अगर आपकी एज कम, 7 से ज्यादा 12 से कम, और एक्ट से समझ में आ रहा है कि भाई मैलिस तो है, तो भले आपकी एज कैसी है, इमेच्योरिटी वाली है, लेकिन एक्ट कैसा है, मैच्योरिटी वाला है, तो आपको मैच्योर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आपको इमेच्योर नहीं माना जाएगा। दिस इज व्हाट मैलिशिया सप्लेट्स ऑप्टेटम मींस। मैलिस सप्लाइज द एज। भाई देखो किसी की एज कम है, 7 से भी कम है तो कंप्लीट इम्यूनिटी है, लेकिन 7 से ज्यादा 12 से कम है और एक्ट ऐसा है कि आपको दिख रहा है कि इस बंदे की मैलिस थी, मेंजरिया था, इलविल थी और उसने वैसा ही एक्ट किया, तो फिर आपको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। यू वोंट बी ट्रीटेड लाइक एन इन्फेंट, तब आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा जो कि समझ पा रहा था कि उसने क्या एक्ट किया। इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, द लेजिस्लेचर इज मेंजरिया, एग्जैक्टली, the legislature is manifestly referring to an exceptional immaturity of intellect, क्योंकि अगर मैच्योरिटी हुई, सिंपल, अगर मैच्योरिटी हुई तब तो भाई तब डिफेंस नहीं है। इमेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, 2 लाइन, 2-3 लाइन। इंटेलेक्ट बेटा, इंटेलेक्ट। आगे आ जाइए, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 84 की। ठीक, सबसे पहले जब बात करते हैं सेक्शन नंबर 84 की, तो 84 के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई व्यक्ति बिना मेंसरिया के कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो ऑफेंस वैसे भी नहीं होता। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो उसको माना जाता है कि वो मेंसरिया क्या ही होल्ड करेगा, उसको तो कॉन्सिक्वेंस ही नहीं पता है। ठीक है, सो व्हेन यू लुक एट सेक्शन नंबर 84 दैट इज इंसैनिटी, तो इंसैनिटी के अराउंड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि इंसैनिटी कितने प्रकार से होती है, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, उसी के अराउंड आप लोग लिख लीजिए, सेक्शन नंबर 84 लिख लीजिए, अनसाउंडनेस और इंसैनिटी। अनसाउंडनेस और इंसैनिटी, आई बिलीव आपने शायद इस पे रनिंग नोट्स क्रिएट भी किए होंगे कि कितने प्रकार से इंसैनिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने लिखवाया था। लिख ले, हाँ ठीक है बट लिख लो फिर भी कॉपी में लिख लो। There are 4 scenarios under which a person can be said to be non compos mentis.
non compos mentis, that is not of sound mind, not of sound mind. लिख लें. Number 1, an idiot. Idiot. Number 2, lunatic. Idiot, lunatic, mentally ill, drunk. अब इसके अंदर लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए. इज इट लीगल इंसैनिटी और इज इट मेडिकल इंसैनिटी? मतलब अंडर सेक्शन 84. इज इट लीगल इंसैनिटी और इज इट मेडिकल इंसैनिटी? तो लिख लें इसमें. A person is said to be legally insane. A person is said to be legally insane when he is incapable of knowing the nature, when he is incapable of knowing the nature of the act, when he is incapable of knowing the nature of the act, or that what he is doing, or that what he is doing is wrong or contrary to law, is wrong or contrary to law. Full stop. Every person who is suffering from a mental disease, who is suffering from a mental disease, is not ipso facto exempted from criminal liability. Exempted from criminal liability. Full stop. The mere fact that the accused is odd, the mere fact that the accused is odd, comma, weird, the mere fact that the accused is odd, weird, and his brain is not all right, or that physical and mental ailments from which is not all right, comma, or that physical and mental ailment from which he suffered had rendered his intellect weak, and affected his emotions, are not sufficient to attract the application of section 84. Section 84. Just because वो बंदा
है, वियर्ड है, आप इससे उस व्यक्ति को क्या नहीं कह सकते कि ये क्रिमिनल नहीं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है, प्लीज आर्या हेल्प मांग रहे हैं, उनकी हेल्प कर दीजिए प्लीज। इंटेलेक्ट के बाद पूछ रहे हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक। एंड ज्योति की भी हेल्प कर दीजिए। आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाय द नेम ऑफ मर्दानी। किसी ने देखी है? हाँ, रानी मुखर्जी वाली। हो सकता है किसी ने देखी हो सकता है किसी ने ना देखी हो। मर्दानी 1 या 2 मैंने देखी थी। उसमें एक बंदा रहता है, साइकोपैथ रहता है ये, ठीक है, मर्डर करता है लड़कियों का, ठीक। शायद 2 थी, आई हैवंट सीन 1। अब ये बंदा साइकोपैथ है। साइकोपैथ होने का मतलब इनको मजा आता है, मर्डर करने में इनको मजा आता है। अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, इनका चाइल्डहुड खराब रहा हो, इनको और किसी तरह की कोई बीमारी हो, और कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से इन्हें वो ऑफेंस करना अच्छा लगता है। क्या ऐसे बंदे को आप सेक्शन 84 का, चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसे बंदे को आप 84 का बेनिफिट दोगे? बस यही पॉइंट है, आप ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 84 का बेनिफिट नहीं देते पाए। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। अगर कोई व्यक्ति, भाई मान लो व्यक्ति डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में उसने मर्डर कर दिया, आप क्या करोगे? उसको 84 का बेनिफिट दे दोगे? नहीं दोगे ना। भाई कोई व्यक्ति डिप्रेशन में अगर मर्डर कर रहा है तो ऐसे तो कितने लोग दुनिया में हैं जिनको ऐसा लगता है कि भैया मैं तो, ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूं, अब डिप्रेस्ड हूं तो यार एक मर्डर तो बनता है, जिसकी वजह से डिप्रेस्ड हूं उसी का मर्डर, क्या किया जाए। हाँ भाई, ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो डिप्रेशन is although a mental illness, but it is not something which justifies the application of section number 84. तो हर mental illness हर बार ऐसा हो जाए कि उसको हम insanity की कैटेगरी में रखें, ये सही है, ठीक। So this is the point that we need to be clear in our head. So a person ipso facto मतलब by itself, तुरंत, ठीक, अपने आप ही। So इससे हमें एक ये चीज समझ में आ जाती है कि कोई व्यक्ति मेंटली इंसेन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ उसे लीगली इंसेन माने। ठीक, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है ए, ठीक, इसके मम्मी पापा है एक्स और वाई, ठीक, एक्स और वाई इसके मम्मी पापा है। दो तरह के लोग होते हैं। पहला, ए ने जाकर के किसी व्यक्ति को ग्रीवस हर्ट कॉज की फॉर नो गुड रीजन, ठीक, फॉर नो गुड रीजन ए ने जाके किसी बी पर्सन को बहुत मारा, बहुत पीटा, ठीक है। अब एक्स जो फादर है, एक्स ने क्या कहा? एक्स ने ये कहा कि अरे मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया, मेरा राज दुलारा, मेरा जिगर का छल्ला, उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या वजह रही होगी कि मेरे लाल ने, मेरे पीले ने, मेरे काले ने ऐसा कदम उठाया, क्या हुआ? जाके ये पूछेंगे, उसको गले लगाएंगे, पूछेंगे भैया क्या हो गया तेरे को, तो बता तेरी क्या समस्या, ठीक। अरे मेरा राजा बेटा, क्यों मारा तूने बी को, क्यों क्यों तूने उसका एक हाथ काट दिया बेटा, क्यों उसके हाथ से ये खून बह रहा है, अरे क्यों उसका हाथ ही नहीं बेटा, क्या हो गया, आर यू सर, आर यू इन ट्रॉमा सर, व्हाई आर यू सैड, ठीक, ना रह पाएगा कल्ला। तो अगर ये एक स्थिति, ये है आम जिंदगी। मम्मी क्या करेंगी? अगर मम्मी को पता चले कि जो लड़का है उनका, उन्होंने एक बंदे का हाथ निकाल दिया, ठीक है, उसकी नाक मिल नहीं रही है, ठीक है, एक आंख से भी अब उससे कम दिखाई दे रहा है, तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी उसे कूटेगी, जम के उसको कूटेगी, जम कहा मेंटो जिंदगी कर देंगे उसकी, उनको बोलेगी बस हो गया, बस चलो बहुत सिमरन, बहुत तुमने जिंदगी जी ली है, चलो बेटा अब तुम्हारी राज सनी तुम्हारी बलबीर से ही शादी कराए, ठीक। ये दूसरा अप्रोच है। तो कोर्ट ऑफ लॉ ये मानता है, कोर्ट ऑफ लॉ सेक्शन 84 में इसको कंसिडर करता है, क्योंकि मेंटल, डॉक्टर से पूछोगे कि क्या ये व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, भाई मर्डर के पीछे कोई मोटिव होगा, या तो बंदा पागल है या फिर उसके पास मोटिव है। अगर मोटिव है तो मतलब उसके दिमाग में कुछ ट्रॉमा है, उसके, भाई आप इस चीज को सोचो, एक बात को सोचो, ध्यान से समझना, इज बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड अ मेंटल कंडीशन, यस और नो? सोचो, बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत जरा सी चीज है, क्या ये मेंटल कंडीशन है? हाँ है भाई। कोई बंदा एग्जैजरेटेड शॉर्ट टेम्पर्ड है, अब है तो है, ठीक है, जो जैसे मैं, अरे पगली एग्जांपल मुझे देने देना ज्योति,
ऐसे ऐसे जोर जोर से बोल के सबको स्कीम नहीं बताने का बेटा, ठीक है? ठीक, आप हो, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, बहुत गुस्सा आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, सीरियसली मेरे को आता ही नहीं है गुस्सा, ये प्रॉब्लम है। जब आता है तो मैं फट पड़ता हूँ, ठीक, अदरवाइज आई एम नॉट लाइक दैट। वॉच क्लास डेटेड 22 एंड 24, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गुस्सा था, देखा था हमने उस दिन। आलू वाला एग्जांपल याद आया, सब लोग बहको मत सब लोग बहको मत। नाइस नाइस। तुम लोग ऐसे ग्रजेस पाल के बैठे, तुम लोगों ने डेट वेट रख ली है क्या? ठीक है, तुमने डेट, सर देखो ना, सुनो, ये जो आप ये हंसी मजाक वाले ठिठोलियां जो आप हमारे साथ करते हो ना, प्लीज हम लोगों को 22 और 24 की क्लास देखने को बोलेंगे सर। वही सर असली आपका रंग था, वही आपका असली रूप था, आपने ना अपने ट्रू कलर्स दिखाए, ठीक? तो सर आप तो है ना, हमारे पास प्रूफ है सर। हाँ, अरे सिंपल, ये रीजन था, मैंने तुम्हें रीजन बताया भी था। जो लोग नेक्स्ट क्लास में आए होंगे उनको रीजन मैंने बताया था कि वाई वाज आई एंग्री। मैंने पुलाव बुलवाया, मैंने वेज बिरयानी बुलवाई, उसमें आलू निकल गया। Isn't that a serious offense? Come on यार, ठीक? अगर आप पुलाव बुलवाओ और उसमें कोई आलू भेज दे, ठीक है, गुस्सा कैसे नहीं आएगा? उसके बाद कार्तिकेय आके बोलता है कंटिन्यू। ऐसे कैसे कंटिन्यू बे? या खाना खराब हो रहा है किसी का, तुम कंटिन्यू करवा लो उसमें, ऐसे कैसे? ठीक, तो ये इट हैपेंस, ठीक है, दिस हैपेंस। तो बाद में जाके मुझे भी लगा कि यार इतना तो कार्तिकेय ने कुछ बोला भी नहीं था फालतू में डांट खा गया हूं अरे ठीक है यार, इतना चलता रहता है, ठीक है, इतना चलता रहता है, हल्का बोला, दैट्स फाइन। मेरे साथ यही है, मैं जब नहीं डांट रहा हूं ना, इफ आई एम नॉट स्कोल्डिंग, आई एम नॉट स्कोल्डिंग एट एनीथिंग। आई डोंट लाइक स्कोल्डिंग। भाई तुम लोग 12 साल के थोड़ी ना होगे मैं तुम्हें डांट के बिठा के पढ़ाऊं। भाई पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी अच्छे से पढ़ो, बात खत्म। भाई करियर बनाना है ना, ये चीज है। हाँ, इट्स जस्ट दैट कि व्हेन आई एम इन दैट मूड कि भैया अब सब डिसिप्लिन होना चाहिए, तो फिर मैं डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन करता हूं। आई एम वेरी गुड एट मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इट्स अ फैक्ट, नॉट किडिंग। जून से अभी तक पहली बार गुस्सा देखा आपका 22 और 24 को। अगर 9 साल में बच्चों को एक आधा बार ही ऐसा मौका मिला है, दो तीन बार मौका मिला है। जब मैं पिछले मेरे ऑर्गेनाइजेशन में था वहां पे एक बार हुआ था ऐसा, 2-2.5 साल में, ठीक? यहाँ पे हूँ, एक आधा बार ऐसा हुआ है, अदरवाइज हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि मुझे गुस्सा आया और लोगों ने देखा हो कि गुस्से में है। अदरवाइज मैं नहीं लड़ता। 2 दिन तो लगा, दूसरे एजुकेटर्स की क्लास चल रही है चलो ठीक है, हाँ लकी हो तुम लोग, बहुत लकी, बस चलो पढ़ लो, ठीक है? तुम लोगों ने डेट याद कर लिया, मतलब तो बड़ी बात है। तो कृति ने तो टैग कर दिया कि सुनो आप है ना पढ़ाओ, आप है ना बकैती मत, तो हम पढ़ने आए, हम चुपचाप पढ़ेंगे। ये जो बहकी बातें करते हो ना और फिर बीच में डांटते हो, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक? पढ़ो। सो अंडरस्टैंड दिस। सेक्शन नंबर 84 इज दिस वन। सेक्शन नंबर 84 बोलता है कि भाई अब आप सोचो, शॉर्ट टेम्पर्ड होना ऐसे अगर देखा जाए तो मेंटल इलनेस, ठीक? किसी व्यक्ति का जल्दी बुरा मानना, ओवर सेंसिटिव आप लोग समझते हैं, हाइपर सेंसिटिव, ठीक? कई लोग होते हैं हाइपर सेंसिटिव, आप उनको बोल दो अरे आज जो खाना बनाए हो वो अच्छा तो है, लेकिन तुम्हारे बाप ने इतनी क्रीम दी थी क्या तुमको? है तुम्हारे पिताजी अंबानी के लड़के हैं क्या जो तो इतना घी डाल रहे हो खाने में? है ये कोलेस्ट्रॉल का खर्चा कौन उठाएगा बे? दैट वे अगर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इतना सा बोल दो तो ओवर सेंसिटिव होकर वो तो लटक जाए कि अरे हमने तो पास्ता बनाया था, पास्ता में घी कौन देखता भाई? सो अगर ऐसा हो that somebody is over sensitive, अब ओवर सेंसिटिव आदमी को ये सारी चीजें बोलोगे तो ओवर सेंसिटिव होना अपने आप में एक मेंटल कंडीशन कि भाई क्यों ओवर सेंसिटिव? कुछ चीजें तो आप हैंडल कर सकते हो ना। अगर मैं आपको आपके मुंह पे हल्की फुल्की बेइज्जती करूं तो हैंडल कर सकते हो। अब आप इसके बदले में मेरा मर्डर ही कर दोगे या मेरा सर फोड़ दोगे, ठीक? या मेरे पे ही पैरागॉन फेंक के मारोगे, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड अंडर सेक्शन 84। सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं मिलेगा। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट, ठीक? ये है। ओके चलो अब लिखिए, आगे लिख लें। Write this down, इंसैनिटी में लिख रहे हैं, मैकडॉनल्ड आगे लिख रहे हैं। द फर्स्ट केस इन विच, एरो डाल के लिख लो, स्टार डाल के लिख लो, एक लाइन। द
फर्स्ट केस इन विच एरो लिखो, ये स्टार नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ठीक है. द फर्स्ट केस इन विच इंसैनिटी वाज प्लीडेड एज अ डिफेंस, insanity was pleaded as a defense, was the case of R versus Arnold. Was the case of R versus Arnold. There are R versus Arnold. Next line, ये सिर्फ एक लाइन है, कोई इसमें स्टार वगैरह नहीं. There are various tests. साइंटिफिक टेस्ट हैं ये, मतलब लीगल टेस्ट नहीं है, बट साइंटिफिक टेस्ट. There are various tests to identify the insanity of a person. The insanity of a person. Number 1, wild beast test. Number 2, insane delusion test. And number 3, right and wrong test. Number 3, right and wrong test. Yeah, as a defense. Right and wrong test, इसके आगे लिख लीजिएगा मैकनॉटन, क्योंकि ये टेस्ट राइट एंड रॉन्ग टेस्ट जो था, इसको ही फॉलो किया जाता है काफी हद तक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, एंड ये आया था मैकनॉटन रूल से. ठीक. वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, इंसेन डिल्यूजन, ये सारे साइंटिफिक टेस्ट हैं, मतलब हमें इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ एग्जाम्पलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी टेस्ट होते हैं. ठीक. अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, देशों में ऐसे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं जिससे इंसेनिटी पता लगाई जा सके. लेकिन हमारे काम का राइट या रॉन्ग टेस्ट है, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट व्हिच वाज लेड डाउन बाय द मैकनॉटन्स केस. ठीक. अब देखिए जरा, जो मैकनॉटन्स केस है, देखो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, हालांकि ये टेस्ट आप लोगों के काम के नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है. वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो है, इस टेस्ट को वैसे तो आर वर्सेस आर्नोल्ड में भी डिस्कस किया गया था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, एंड और भी इसके एग्जांपल्स मिलते हैं केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. वाइल्ड बीस्ट टेस्ट वाज बेसिकली जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कोई व्यक्ति, जैसे एक वाइल्ड बीस्ट होता है, ठीक है, वाइल्ड बीस्ट, डू यू एक्सपेक्ट अ वाइल्ड बीस्ट टू बी रैशनल विद यू? अगर मान लो कूनो नेशनल पार्क के चीता आपके सामने ला दिए जाए, तो क्या आप उनसे रैशनैलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये व्यक्ति जो भी करेगा वो सही करेगा, या जो भी करेगा वो लोगों के हित में करेगा? नहीं, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. दैट इज द वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, नॉट टू एक्सपेक्ट समबडी टू बी रैशनल. ठीक, नॉट टू एक्सपेक्ट समबडी टू बी रैशनल, दैट इज वाइल्ड बीस्ट टेस्ट. नंबर 1. नंबर 2, इंसेन डिल्यूजन क्या होता है? इंसेन डिल्यूजन का मतलब अगेन नॉट वेरी, आई वुड से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इंसेन डिल्यूजन, यस, पाउलर्स केस था, पाउलर्स केस भी था, और हैटफील्ड केस, उसमें भी इंसेन डिल्यूजन की बात की गई थी. सो इंसेन डिल्यूजन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं, या सपना आता है, या किसी प्रकार का कोई ऐसा वो व्यक्ति हेलुसिनेट करता है, सोचता है जो चीजें सच नहीं है. ठीक. तो क्या व्यक्ति उस वक्त वो करते हुए जो एक्ट जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है, जिसके लिए उस पर आरोप लगा के ट्रायल चलाया जा रहा है, क्या वो करते हुए, वो कृत्य करते हुए वो व्यक्ति कुछ और सोच रहा था, that he is doing something else? ये एक सवाल आता है. आप लोगों ने, हाँ, मंजुलिका कह सकते हो, या I'm not getting that word. What is this? Somnambulist. Is it a somnambulist? तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है. जो लोग नींद में चलते हैं, I sleepwalk. Yeah, they sleepwalk. I guess it is somnambulist. That's the word. अंकिता वही वर्ड है क्या? अंकिता ने लिखा तो वही है. Yes. So it is somnambulist. So somnambulist is a person जो कि नींद में चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो चल रहा है, एक्ट कर रहा है. ठीक. So in a similar way, if somebody is under a delusion that they are doing something while they are hallucinating to be doing something else. ठीक. आप लोगों ने नहीं देखी होगी, but there is a very, I mean, horror thriller movie, paranoid schizophrenia, उस चीज को भी कंसिडर किया जाता है. There is a horror thriller movie by the name of A Nightmare at the Elm Street. Horror thriller movie है हॉलीवुड की, Nightmare at the Elm Street. देखना, हालत खराब हो जाती है. ठीक. फ्रेडी क्रूगर करके व्यक्ति है, ठीक, फ्रेडी क्रूगर करके व्यक्ति है, एंड वही सब है. ऐश्वर्या भी चलती थी एक मूवी में, बॉबी देओल भी है मूवी में. थैंक यू आर्या, आई गॉट द रेफरेंस. ठीक. चल, सो
ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नाइटमेयर एट द एल्म स्ट्रीट, इसमें यही होता है कि जो लोग होते हैं उनको नाइटमेयर आता है, सपने में उन्हें एक व्यक्ति दिखता है जो उन्हें मारने की कोशिश करता है, और हकीकत में वो व्यक्ति खुद ही को मार रहे हो। In reality, actually, they are killing themselves. So that is a insane delusion that the person who is doing the act actually doesn't know what act he is doing. ठीक? Yes, जैसे मैं एक बार लेटा हुआ था, अब लेटा हुआ था, गर्मी का समय था, तो मैं कुछ मतलब ऐसे अपनी जो आईब्रोज है उनको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक, मेरी दादी ने देखा, जब मैं उठा तो मेरे से पूछा ये क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, मैं सपने में आइसक्रीम खा रहा था, बस। ठीक, ड्रूल भी कर रहा था। अब you are hallucinating something, you have a delusion about something and you are doing something else. ठीक, sleep paralysis कह सकते हैं, yes, sleep paralysis कह सकते हैं, can be anything. So the person is under a delusion, it is making him hallucinate about something that he is doing which he believes to be correct, but what exactly he is doing is wrong. ठीक, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति जो सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पे कैंची चला रहा हूँ, और असलियत में हकीकत में वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को चाकू से स्टैब कर रहा है। ठीक, दैट इज इनसेन डिल्यूजन। वाइल्ड बीस्ट मतलब आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही गलत में फर्क बता पाएगा, क्योंकि वो रैशनल जजमेंट लेने के लायक है। राइट एंड रॉन्ग टेस्ट जो है वो इसी का हम कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड वर्जन। ठीक, सो राइट एंड रॉन्ग टेस्ट इट वाज लेड डाउन वाया द मैकनॉटन्स रूल। मैकनॉटन रूल के द्वारा लेड डाउन किया गया था। नाउ व्हाट आर द मैकनॉटन्स रूल टू आइडेंटिफाई इंसेनिटी? हाउ डू यू आइडेंटिफाई लीगल इंसेनिटी वाया द मैकनॉटन्स रूल? मैकनॉटन का फैक्ट आप लोगों को पता होगा, कुछ था नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, और एक पर्सन था। ए पर्सन को लगता था कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वो मुझे मारना चाहता है। वो मतलब आप लाइफ में खुद को बहुत इंपॉर्टेंस दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस कभी मत दो कि ये तुम्हें लगने लगे कि भैया प्राइम मिनिस्टर, देश का जो प्रधानमंत्री है वो तुम्हें मारना चाह रहा है। इनको लगता था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भैया इससे पहले कि ये प्रधानमंत्री जो है ये हमें मार दे, ठीक, हम ही जाकर के इन्हें मार देते हैं। ठीक, ये गए, तो प्रधानमंत्री का जो असिस्टेंट था उसका दिन खराब था, वो उस दिन के लिए कार्तिकेय था। ठीक है, तो हाँ, उसका बस दिन खराब था उसका। ये पहुंचे, इनको लगा कि यही प्राइम मिनिस्टर है, इनको लगा कि यही जो कार्तिकेय है ना यही है प्राइम मिनिस्टर। हाँ बेचारा, बस इन्हीं का मर्डर कर दिया। निर्भय लिख रहा, लग रहा विमल नहीं खाए होंगे तो थोड़ा सा दिमाग भन्ना रहा होगा। ठीक, बस यही हो गया, यही हुआ। इसी के थ्रू, अब क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया था भाई, प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट को जाकर के किसी व्यक्ति ने मारा है, तो ऑब्वियसली देश की सिक्योरिटी पूरी तरीके से खतरे में आ गई। तो आर वर्सेस मैकनॉटन का केस ये था। इसमें रूल क्या ले डाउन किए गए थे टू आइडेंटिफाई द लीगल इंसेनिटी? द रूल्स वर नंबर वन, इसमें चीफ जस्टिस टिंडल थे, टिंडल। हाँ, अब लिखिए नंबर वन। अच्छा, ये एल है, आर नहीं है, ठीक। नंबर वन, if the person knew what he was doing, if the person knew what he was doing, or was only under a partial delusion, or was only under a partial delusion, then he is punishable. Then he is punishable. नंबर टू, अगर उसे पता था वो क्या कर रहा है, या अगर डिल्यूजन में था, या पार्शियल डिल्यूजन था, मतलब उसे समझ में आ रहा था वो क्या कर रहा था, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरीके से होशो हवास में नहीं था, उसे समझ में आ रहा था वो क्या कर रहा है, पनिशेबल होगा। नंबर टू, there is an assumption that every man, there is an assumption that every man is prudent or sane, is prudent or sane, is prudent or sane, and knows what he is doing, and knows what he is doing, and is responsible for the same, and is responsible for the same. Number three, to establish a defense on insanity, to establish a defense on
insanity, it must be ascertained at the time of perpetrating the act, it must be ascertained at the time of perpetrating the act, comma, that the accused was in such a state of mind, that the accused was in such a state of mind as was unable to know the nature of the act committed by him, as to unable to know the nature of the act committed by him. Fourth point, a person who has sufficient medical knowledge or is a medical man and is familiar with the disease of insanity, cannot be asked to give his opinion. A person who has sufficient medical knowledge or is a medical man and is familiar with the disease of insanity cannot be asked to give his opinion because it is for the jury to determine. It is for the jury on the question of insanity. Sure, Divya. Next point. All are to determine and decide upon the question of legal insanity. Full stop. It must be clearly demonstrated because it is for the jury to decide upon, to determine and decide upon the question of legal insanity. Okay? Next, it must be clearly demonstrated in order to establish the defense of insanity. That at the time of the act, the accused was working under such a defect of reason. From mental illness that he did not know the nature and consequences of his acts, or what he was doing is actually wrong. डन नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट. ठीक, ये राइट एंड रॉन्ग का है. प्लीज अंकिता की हेल्प कर दें. ठीक है, यहां पे हमारा सेक्शन नंबर 84 जो है वो कंप्लीट होता है. एक पॉइंट इसमें एक छोटा सा केस और है, इसको भी लिख लें. जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. जगदीश नहीं रहती, जरूरत नहीं. हाँ, 84 मेंस में आता है बेटा. जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी.
हमारे FCJ24 जो है उनकी भी मदद करें प्लीज। जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ MP, the state of mind on the day of the incident, the state of mind on the day of the incident is always a crucial factor, is always a crucial factor. The state of mind on the day of the incident is always a crucial factor, full stop. The state of mind on other days, the state of mind on other days is relevant only, if such evidence would help, in determining the state of mind at the crucial moment. Only if such evidence would help in determining the state of mind at the crucial moment. Question से लिखिए, who holds the burden of proof in cases of plea of insanity? या शायद मैंने गलत वर्ड यहां लिखा है, in cases where insanity is pleaded. In cases where insanity is pleaded. This is the right terminology. So लिख लें, there is a case on this question. दया भाई छगन भाई, so लिख लें, there is a case on this question. दया भाई छगन भाई ठक्कर, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ स्टीरियोटाइप स्टेट है। इतना तो तुम्हें बताना पड़ेगा, कांट हेल्प इट, ठीक है? इतना तो हमारे देश में एकता है कि आप बता पाओगे। तो दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी लिख रहे हैं। भाई है, भैया नहीं है, बाऊ नहीं लिखा है। सौम्या, दैट्स वेरी इनोसेंट ऑफ यू, सौम्या, ठीक है? हाँ, ये वो वाला भाई, मोटा भाई, ठीक? स्टेट ऑफ गुजरात, ओके, बट नाइस ट्राई, ठीक? चलो, सो इसमें लिख लें, नंबर वन, कोई व्यक्ति इंसेनिटी प्लीड ना भी करे तो भी प्रोसिक्यूशन पे तो एक बर्डन ऑफ प्रूफ होता ही है, यस? सो इसमें एक पॉइंट लिख लें इसी केस में, the prosecution holds the burden to prove beyond reasonable doubt, that the appellant had committed the offense, with requisite mens rea, that the appellant had committed the offense with the requisite mens rea, full stop. appellant मतलब accused, केस में appellant वर्ड यूज हुआ था, accused लिख लो, doesn't make any difference, accused, full stop. There is a rebuttable presumption, requisite आर्या, required. There is a rebuttable presumption
insane या was not insane, there is a rebuttable presumption that the accused was not insane when he committed the crime. When he committed the crime. But if the accused pleads the defense of insanity, but if the accused pleads the defense of insanity, the burden of proving the existence of such circumstances, the burden of proving the existence of such circumstances lies upon the accused. But if the accused pleads the defense of insanity, the burden of proving the existence of such circumstances, of bringing the case within the purview of section 84, lies on the accused, lies on the accused by virtue of section dash of IEA, by virtue of section, yes, correct, by virtue of section, very good, 105 of IEA. बढ़िया. कृति, प्रिया, हनी, हिमांशु, अनिरुद्ध, तान्या, काजल, पल्लवी, अनुभूति, स्मृति, श्रीविद्या, चेरी, आर्या, शिवांगी. Okay. हिमांशु is originally राजनंदिनी. ठीक है. So अनिरुद्ध, congratulations. आप इकलौते पुरुष हैं इन आंसर्स देने वाले लोगों की लिस्ट. बधाई. ठीक. अब चलिए. Such circumstances, नितिशा की प्लीज हेल्प कर दें. नितिशा की प्लीज हेल्प कर दें. नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 85, इंटॉक्सिकेशन. यहां से थोड़ा फटाफट करना है. लिखते चलिए, ज्यादा नहीं है इंटॉक्सिकेशन में लिखने के लिए. वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू. पहला केस सीधे केस से शुरू होता है. वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू. लिख लें. voluntary drunkenness can be made an excuse. हम 85 पे आ गए. इंटॉक्सिकेशन can be made an excuse in two scenarios which are number one, मैंने voluntary बोला क्या? It is involuntary. It has to be involuntary. In two scenarios, number one, when the person acting under intoxication, अच्छा हाँ सॉरी वॉलेंटरी है. अरे एक सेकंड रुको, मेरी कॉपी में ही एरर है फिर तो. इनवॉलेंटरी. ठीक. हाँ ये केस 86 का ही है, बट इसको 85 86 दोनों में देखते हैं. ठीक है केस 86 का ही, डोंट वरी. यस. सो इसमें लिख लें नंबर वन टू सिनेरियोस. पहली चीज, पहला रिक्वायरमेंट होता है नंबर वन, दैट द पर्सन वाज इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट देयर विल. That the person were intoxicated against their will. Number two, in consequence of
consequence of such an intoxication, in consequence of such intoxication, the accused lost control of his wits to understand the nature and consequences of his acts. The nature and consequences of his acts. इसी के नीचे लिख लें. This case also addresses involuntary. This case also addresses delirium tremens. This case also addresses delirium tremens, which is an illness, which is a mental illness produced by prolonged and habitual excessive drinking and results in loss of faculty of reasoning, or serious defect of reasoning. This case is dealt under section 86. This case is dealt under section 86. मतलब ये केस है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का, लेकिन इसमें इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का एक एस्पेक्ट डिस्कस किया गया था कि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कब प्रभावी माना जाएगा या 85 का प्रभावी माना जाएगा, जब वो विल के अगेंस्ट हो और काम करने वाला व्यक्ति इस हद तक ड्रंक हो या इंटॉक्सिकेटेड हो कि उसे सही गलत के बीच का फर्क जो है वो समझ में नहीं आ रहा है. दैट्स द पॉइंट. हाँ, वही वाला केस है. चेयर पर नहीं बैठने दे रहे थे अंकल को, तो अंकल ने गोली मार दी. ले भैया जा निकल. ठीक, दैट वाज द केस ऑफ वासुदेव. आगे लिख ले. अनदर केस, ये भी 86 का ही है, लेकिन वही है कि 85 86 साथ में चलते हैं. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड. अब इसके फैक्ट्स क्या थे? एक व्यक्ति था एक्स, वो ड्रंक था, वॉलंटरली ड्रंक था, उसने एक लड़की के साथ रेप किया. अब रेप करते वक्त उस व्यक्ति ने उस लड़की के मुंह पे और नाक पे कुछ इस प्रकार हाथ रखा जिससे ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ रेप शी गॉट सफोकेटेड एंड डाइड. उसकी मृत्यु हो गई. इस बंदे ने क्लेम किया कि भैया मैं तो ड्रंक था. ठीक, इसी में लिख लीजिए थोड़ा सा. इट वॉज हेल्ड दैट, इस सिनेरियो में इट वॉज हेल्ड दैट drunkenness is no defense unless it could be established that the accused at the time of committing the offense was incapable to form an intent to commit the offense.
full stop. If such incapacity at the time of committing of the offense, at the time of commission of offense, full stop. And if this incapacity is not established by the accused, then he cannot claim the defense of intoxication. Then he cannot claim the defense of intoxication. Section 86 holds, Section 86 ये नई लाइन है ये, Section 86 holds the rule of presumption of requisite dash to commit an offense. In cases of voluntary intoxication. Correct. Good job. Buddy. Rati Rakshanabhuti Tanya Rati Puristan. Correct. ठीक. Intoxication. 64 बहुत बड़ा सेक्शन है भाई. 64 यही देखो, 64 यही बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस जो है वो पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है या इम्प्रिजनमेंट और फाइन या इवन विदाउट फाइन. ठीक. अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे फाइन दिया जाता है, समझना ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति को फाइन दिया जाता है, चाहे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो, चाहे और फाइन हो, चाहे सिर्फ फाइन, हमेशा जो पनिशमेंट होगी ना उस फाइन को ना पे करने की, वो एक सब्सटैंटिव सेंटेंस के एडिशन में हो. मतलब मान लो अनिरुद्ध कि तुम्हें 2 साल की सजा हुई और 5,000 रुपए जुर्माना. अब तुमने अपने 2 साल तो काट ली, लेकिन 5,000 रुपए तुमने नहीं दी, तो वो 5,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे. अगर नहीं देते हो तो तुम्हें एडिशनली जेल में रहना पड़ेगा. 64 के रूल का बेसिक यही, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही, क्रक्स यही. चल जाएगा प्रिया. कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हो? विच स्टेट आर यू टारगेटिंग? यूपी. नो नीड वहां पे सेक्शन वाइज जाने की कोई जरूरत नहीं. नो नीड. हाँ अच्छा हुआ, मैंने सुबह भी पूछा था. थर्ड वीक, प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में आई विल बी कमिंग टू दिल्ली. ठीक. सो जितने भी लोग, कितने लोग हैं दिल्ली में बता दो यार. अगर सुबह आप मतलब थे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल. जो भी लोग दिल्ली में है, थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर, इसमें आई विल बी कमिंग टू दिल्ली. ठीक. तो उसका अच्छे से ढोल बजाएंगे. ठीक है. ढोल पीटेंगे, उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है. सर आप 17-18 को रहेंगे क्या? यार पता नहीं, डेट अभी फिक्स नहीं हुई है. अगर 17-18 के आसपास आता हूँ तो डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन ये कल तक फाइनलाइज हो जाएगी. कल तक मैक्सिमम ये फाइनलाइज हो जाएगी. तो जो भी डेट होगी आई विल बी लेटिंग यू गाइस नो. ठीक. चलिए आगे लिख लें. सेक्शन नंबर 87. सेक्शन 87 काफी नोट मेकिंग है आप लोगों की. सेक्शन 87 लिख लें. Section 87 is based on two propositions. Number 1, ये है VNFI का, ध्यान रखना, वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरियर. Number 1, every person is the best judge of his own interest. Every person is the best judge of his own interest. Number 2, no man will consent to
what he thinks, consent to what he thinks of hurtful to himself, of what he thinks of hurtful to himself. पुलिस एक मिनट बेटा, ये पहले लिख लें, इसको कंप्लीट करके फिर डाउट लेता हूं. Every man, next paragraph, every man is free to inflict, कोई बात नहीं ऐश्वर्या, जय आराम से. Every man is free to inflict any suffering or damage, any suffering or damage he chooses on his own. He chooses on his own person and property. He chooses on his own person and property ब्रैकेट में लिखना, और takes the risk of it, और takes the risk of it, अगर वो रिस्क लेता है इस बात का, और takes the risk of it, comma, and if instead of himself, he consent, to its being done, by another, the doer is said to have committed, no offense. सर सेक्शन 106 में डेडली असॉल्ट होने पर ही प्राइवेट डिफेंस में इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज किया जा सकता है, बट अगर डेडली असॉल्ट ना हो तब. देखो, अगर असॉल्ट है, ठीक, अगर असॉल्ट है, असॉल्ट मतलब अपने लॉ में असॉल्ट का मतलब होता है एप्रहेंशन, ठीक. Isn't this the basic rule of any private defense? गुलिस्ता डेडली नहीं है, चल मान लिया डेडली नहीं, ठीक, बट अगर कोई झाड़ू से मारने आ रहा है और पूरी भीड़ है जो झाड़ू से मारने आ रही है, क्या हम प्रोपोर्शनेट हार्म कॉज कर सकते हैं? चलो डेथ नहीं कॉज कर सकते, लोग झाड़ू से मारने आ रहे हैं, हम गोली नहीं चला सकते, बट अगर झाड़ू से मारने आ रहे हैं और हम इस तरफ से चप्पल फेंक के मारे, तो क्या ये लगभग प्रोपोर्शनेट फोर्स है? इज दिस ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट फोर्स गुलिस्ता? यस, फंडा समझ में आया? सो इवन इफ इट इज नॉट अ डेडली असॉल्ट, इट्स ऑब्वियस कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ असॉल्ट होने के नाते, एप्रीहेंशन होने के नाते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है. डेडली असॉल्ट है तो आप जाहिर सी बात है उस पे रिटेलिएट करने की कोशिश करते हो या टैकल करने की कोशिश करते हो खुद को बचाने के लिए, और उससे किसी इनोसेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई ऑफेंस नहीं, ठीक. लेकिन अगर डेडली असॉल्ट नहीं हो रहा है, भीड़ आपकी तरफ आ रही है लेकिन भीड़ आपकी तरफ झाड़ू लेकर के आ रही है, ठीक, ऐसी स्थिति में जब आपका एप्रीहेंशन खुद के लिए ग्रीवस इंजरी या डेथ का नहीं है, तो आप भीड़ की तरफ भी ऐसा ही एक्ट करोगे जो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. यानी भीड़ में आपको चोट पहुंचानी है, आप चप्पल फेंक के मार दो, ठीक, लेकिन क्या आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो? मान लो कि भीड़ झाड़ू लेके आ रही है, कैन यू शूट ऑन दैट क्राउड, और कैन यू लाइक ओपन फायर ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल? नो. ये पॉइंट है, तो उसका ही 106 में ध्यान रखा जाता है. मतलब जैसा डेंजर वैसा एक्ट, सिंपल, प्रपोर्शन, नॉट बियॉन्ड, ठीक. चलिए, आज के लिए काफी लिखवा दिया आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में भी अपने को इसको कंटिन्यू करना है, ठीक. सर कल भी बहुत सारी नोट मेकिंग होगी ना? हाँ, कल भी बहुत सारी नोट मेकिंग होगी, ठीक है. चलिए, सो गाइस जस्ट क्विकली लेट मी नो, आज हमने वैसे पढ़ा तो बहुत कुछ नहीं, नोट मेकिंग ही की, बट जो भी किया वो समझ में आया? फटाफट से प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दो, जो भी किया क्या वो समझ में आया? कृति बोल रही है कि सर अब से है ना सर साथ साथ करेंगे सर, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक पूरा दिन नोट मेकिंग में चला गया है. ये होता है. रिवीजन भी हो गया,
यार मैं पता है ये मैंने इसीलिए ट्राई किया था, दिस वाज ऑन अ पायलट बेसिस, इसलिए ट्राई किया था ताकि आप लोग का, आपने एक बार तो पढ़ा है, दूसरी बार लिख लिया ना तो वो रिवीजन भी हो। अब मैं पढ़ाता जाऊं लिखाता जाऊं पढ़ाता जाऊं लिखाता जाऊं तो वो उसी क्लास में टॉपिक खत्म, ऐसा होगा। बट वील फिगर आउट अ वे फॉर दैट, करते हैं इसका कुछ, ठीक है। चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, मेरा चाओ। एंड व्हाट, चेतन जी खुश हो गए, उनको आवाज आ गई है कि चलो फाइनली सर क्लास छोड़ेंगे, खुद भी जिएंगे, हमें भी जीने देंगे, खुद के भी परिवार से मिलेंगे, हमें भी अपने परिवार से मिलने देंगे। छोड़ रहा हूँ भाई, छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक, जय हिंद।